हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल स्टडी पॉलिटिकल साइंस में। इसके पहले हमने प्लेटो के आदर्श राज्य, न्याय सिद्धांत और शिक्षा व्यवस्था का वीडियो देखा था। अब हम प्लेटो के साम्यवाद वो किन किन चीज़ों पर करता है, संपत्ति और परिवार के साम्यवाद की बात करता है। उसके बाद प्लेटो की रचनाएं और लास्ट में हम प्लेटो के साम्यवाद की आलोचना के बारे में भी बात करेंगे और प्लेटो का अध्ययन पद्धति क्या है उसके बारे में भी बात करेंगे। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। आज का हमारा टॉपिक है प्लेटो का साम्यवाद। प्लेटो साम्यवाद को दो वर्गों में विभाजित करता है। सबसे पहला है संपत्ति का साम्यवाद, दूसरा परिवार का साम्यवाद। संपत्ति का साम्यवाद जिसमें प्लेटो कहता है कि किस तरह से संपत्ति का वह साम्यवाद की व्यवस्था देता है। संपत्ति का साम्यवाद दार्शनिक सैनिकों को केवल अपने कर्तव्यों का निर्वहन करना चाहिए, उन्हें संपत्ति का कोई लेन देन नहीं रखना चाहिए। इन दोनों वर्गों के पास कोई अपना व्यक्तिगत संपत्ति नहीं होगा क्योंकि संपत्ति इन्हें भ्रष्ट करने का कारण हो सकती है। यह योजना उसके साम्यवाद की योजना है। प्लेटो कहता है कि एक आदर्श राज्य के लिए संपत्ति का साम्यवाद होना चाहिए। वह कहता है दार्शनिक और सैनिक के पास अपनी कोई निजी संपत्ति नहीं होनी चाहिए क्योंकि अगर व्यक्ति के पास संपत्ति रहेगा तो वो उन्हें मानसिक रूप से भ्रष्ट बना देगा और ये अपने कर्तव्यों का निर्वहन उचित ढंग से नहीं कर पाएंगे। अब हम देखते हैं इसे उसके न्याय की नकारात्मक साधन या ये जो संपत्ति का साम्यवाद देता है या हम इसे कह सकते हैं कि यह एक नकारात्मक साधन है क्योंकि प्लेटो इन योजना में व्यवहारवादी भी है। उसने यह स्पार्टा के राजनैतिक व्यवस्था से ग्रहण किया था क्योंकि इस व्यवस्था को स्पार्टा में उसने सफल होते देखा था। इसमें प्लेटो के बारे में हम बात करेंगे। प्लेटो ने जो अपनी स्पार्टा शिक्षा व्यवस्था में भी उसने स्पार्टा की व्यवस्था को लागू किया था। इसमें यह स्पार्टा में ही देखता है कि जो वहाँ की राजनैतिक व्यवस्था है वहाँ पर भी संपत्ति के साम्यवाद का व्यवस्था था। इससे वहाँ का राज्य सफल भी हुआ था। यह योजना उसको प्रभावित करता है, इसलिए वह अपने कल्पित राज्य के बारे में भी ऐसी योजना की बात करता है। यह योजना उन वर्गों के लिए है जो संख्या में कम लेकिन गुणों में श्रेष्ठ होंगे, अर्थात वे कुलीन वर्गीय हैं। अब हम आगे देखते हैं परिवार तथा पत्नियों का साम्यवाद किस तरह से प्लेटो देता है। सबसे पहला है संरक्षक वर्ग की सभी महिलाएं व पुरुष एक दूसरे के लिए सामूहिक होंगे। यानी प्लेटो कहना चाहता है जो संरक्षक वर्ग है उनकी जो महिलाएं यानी उनकी जो पत्नी है, ये पत्नी और पुरुष का जो रिलेशन होगा वे सामूहिक रूप से होगा। कोई किसी का परमानेंट ना कोई किसी का पति होगा ना कोई परमानेंट किसी की स्त्री होगी। उससे उत्पन्न सभी बच्चे सभी संरक्षकों के सामूहिक बच्चे कहलाएंगे। इससे जो बच्चे होंगे वो संरक्षक वर्ग के यानी जो केवल एक बच्चा भी होगा तो वह जो संरक्षक वर्ग होगा वो सामूहिक बच्चों का पिता कहलाएगा, यानी किसी परमानेंट एक का वह बच्चा नहीं कहलाएगा। सभी बच्चों का लालन पालन यानी उनका जो पोषण देख रेख होगा वह राज्य की छत्रछाया में रहेगा। प्लेटो कमजोर बच्चों को समाप्त कर देने की सलाह देता है। प्लेटो कहता है जो मानसिक रूप से और शारीरिक रूप से कमजोर बच्चे होंगे उनको समाप्त कर देना चाहिए। अब यहाँ पे हम प्लेटो के साम्यवाद की आलोचना देखेंगे कि प्लेटो की किस तरह से आलोचना की गई है ये साम्यवाद की, जो कि संभव ही नहीं है। साम्यवाद की योजना की आलोचना इस आधार पर की जा सकती है कि प्लेटो के उद्देश्य के उचित रहते हुए भी इसके लिए अपनाए गए जो साधन है वो अनुचित है। सबसे ज़्यादा परिवार के साम्यवाद की योजना जो कभी भी किसी समाज में स्वीकार नहीं है। प्लेटो ने जो अपनी संपत्ति और परिवार या पत्नी इसका जो साम्यवाद का जो विचार दिया है ये किसी भी समाज में मान्य नहीं होगा। कोई भी व्यक्ति इसको मानने के लिए तैयार ही नहीं होगा। इस तरह से हम देखेंगे आगे कि प्लेटो की किस तरह से आलोचना की जा रही है। अरस्तु प्लेटो का बहुत बड़ा आलोचक है। वह निम्नांकित आलोचनाएं करता है। सबसे पहला है सामूहिक बच्चे उपेक्षित रहेंगे क्योंकि वह वस्तु जो सबकी वस्तु होती है
वास्तव में वह किसी एक की नहीं हो सकती। यह योजना पूर्णतः अव्यावहारिक है। इसमें जो बताता है, जो सामूहिक बच्चे रहेंगे, यानी किसी एक का परमानेंट पिता नहीं होगा और किसी एक परमानेंट पिता का कोई एक बच्चा नहीं होगा, यानी जो बच्चे होंगे वो सामूहिक होंगे, हर कोई इसका जिम्मेवार होगा। सिर्फ एक व्यक्ति ही उस बच्चे का पिता हो ऐसा मान्य वो नहीं देता है। तो अरस्तु कहता है ये सरासर उचित नहीं है, बल्कि यहाँ अव्यवहारिक है। दूसरा है, इस योजना से अपवित्र कृत्यों की संभावना बनी रहेगी, यानी जब परिवार का कोई संवाद ही, परिवार के जो सामंजस्य होते हैं या जो एक परिवार होता है निश्चित रूप से वो रहेगा ही नहीं, तो अपवित्रता इसमें बनी रहेगी, इसकी संभावना अत्यधिक रहेगी। इस योजना से संरक्षक वर्ग कभी खुश नहीं हो रहेंगे, क्योंकि उनका कोई परमानेंट तो यहाँ पे परिवार है नहीं, ना परमानेंट उनकी कोई संपत्ति होगी। इस तरह से उनके मानसिक जो प्रभाव है काफ़ी कष्टपूर्ण रहेंगे। एक माता का संबंध अपने बच्चों से आंगिक व आजीवन होता है, जो कि प्लेटो इसका संरक्षक राज्य को देख रेख में करना चाहता है, जो कि यह स्वाभाविक नहीं है, क्योंकि एक माता से उसके बच्चे का जो जुड़ाव होता है वो सर्वोपरि होता है। इसमें प्लेटो का जो ये संरक्षक वर्ग है ये राज्य ही करेगा, तो ये सरासर गलत कहा जाएगा। अब हम प्लेटो के अध्ययन पद्धति के बारे में देखेंगे कि प्लेटो ने अपने किस तरह से अध्ययन में इसको अपनाया है। सबसे पहला है निगमनात्मक पद्धति, दूसरा उद्देश्यपरक पद्धति, तीसरा अनुरूपता पद्धति, चौथा है ऐतिहासिक पद्धति और पांचवा लास्ट संवादात्मक यानी संवादात्मक पद्धति, यानी संवाद के रूप में इसने अपनी पद्धति को अध्ययन पद्धति में इसको रखा है। तो सबसे पहले बात करेंगे हम निगमनात्मक पद्धति। निगमनात्मक पद्धति जो कि सामान्य से विशिष्ट की ओर होता है। इसमें पहले निष्कर्ष पर फिर तथ्यों को जोड़ना, इसमें पहले निष्कर्ष होता है, लास्ट में हम फिर से पीछे से तथ्यों को जोड़ते रहते हैं। इस तरह से हम कह सकते हैं निगमनात्मक पद्धति, जिसमें नियम पहले होते हैं और उदाहरण बाद में लिए जाते हैं, और इसे मानव परकवादी या नॉर्मेटिव भी कहते हैं। अरस्तु जो कि आगमनात्मक पद्धति का अध्ययन आगमनात्मक पद्धति को फॉलो करता है और प्लेटो निगमनात्मक पद्धति को फॉलो करता है। इसको ध्यान दीजिएगा, ये निगमनात्मक पद्धति देखने को मिलता है। दूसरा है उद्देश्यपरक पद्धति। प्लेटो और अरस्तु इस उद्देश्यपरक पद्धति दोनों के समर्थक हैं, यानी दोनों इसके समर्थक हैं। प्रत्येक कार्य उद्देश्यपूर्ण हो। प्लेटो की थ्योरी ऑफ आइडियाज इसी पर आधारित है। तीसरा हम देखेंगे अनुरूपता पद्धति। एक चीज को दूसरे चीज से जोड़ना इसका कार्य है। तीन वर्ग, जैसे तीन वर्ग है उत्पादक वर्ग, सैन्य और राजा, तो यह उत्पादक वर्ग को तांबे से जोड़ता है, और सैन्य वर्ग जो कि हमारे हित के लिए होता है या हित प्रहरी का काम करता है, इसको यह चांदी से जोड़ता है। और राजा जो कि एक चरवाहा, यूँ कहेंगे भेड़ी जो चराने वाला होता है वो होगा, तो ये इसको गोल्ड से जोड़ता है। यानी अनुरूपता पद्धति इसमें जोड़ने का ही कार्य किया गया है। और ऐतिहासिक पद्धति, इसका प्रयोग इसने अपने स्टेटमेंट लॉस में किया है। राज्य के उदय, विकास, पतन इतिहास के आधार पर ढूंढा गया है, मतलब जो हिस्ट्री है उसी के आधार पर ये अपने राज्य का जो आदर्श राज्य का निर्माण है उसके आधार पर करता है, तो यह ऐतिहासिक पद्धति को फॉलो करता है। लास्ट है संवाद पद्धति। संवाद में यह तर्क वितर्क और लास्ट में निष्कर्ष के माध्यम से या एक आदर्श राज्य की स्थापना या न्याय की स्थापना की बात करता है। अब हम इसी क्रम में लास्ट में देखेंगे प्लेटो की पुस्तक या प्लेटो की रचनाएं क्या क्या है। पहली पुस्तक है द सिम्पोसियम, प्लेटो की रोमांचित प्रेम सौंदर्य का वर्णन है जिसमें। दूसरी पुस्तक है मेनो, जिसमें ज्ञान के स्वरूप की चर्चा की गई है। तीसरी पुस्तक है द अपोलॉजी, इसमें सुकरात पर लगे आरोप व बचाव, यानी युवाओं को जो पथ भ्रष्ट करने के आरोप लगे थे उसी संदर्भ में ये लिखता है कि उस पर किस तरह से आरोप लगे, और उसके बचाव में भी ये बात करता है इस पुस्तक में। और चौथा है फेडो, जो कि सुकरात की मृत्यु का मार्मिक दृश्य है।
और आत्मा की उसकी अनश्वरता की चर्चा की गई है। यह पुस्तक प्लेटो के बारे में दिया गया है। 5वीं पुस्तक है द लाज, जो राजनीतिक व सामाजिक विषयों पर व्यवहारिक रूप से इसका विश्लेषण करती है। और 6ठी है रिपब्लिक, जो कि इसकी सबसे फेमस ग्रंथ है। इसमें यह न्याय सिद्धांत की बात करता है और शिक्षा व्यवस्था की भी बात करता है। और लास्ट में है द स्टेटमैन। अब हम प्लेटो की आलोचना किस तरह देखते हैं कि किन किन लोगों ने इसकी आलोचना की है। और सबसे इम्पॉर्टेंट आलोचक कौन प्लेटो का है? कार्ल पापर अक्सर एग्जाम में देखने को मिलता है कि कार्ल पापर, जो कि प्लेटो का कट्टर आलोचक है, वह अपनी प्रसिद्ध पुस्तक ओपन सोसाइटी इट्स इनमिस में प्लेटो को सर्वाधिकारवाद का दार्शनिक प्रणेता कहता है। और पापर के ही अनुसार नेक्स्ट है, जिसमें वो कहता है कि प्लेटो के जो न्याय, साम्यवाद, शिक्षा आदि सिद्धांत निरंकुशतावाद एवं सर्वसत्तावाद को विभिन्न तरीके से उचित ठहराता है। यानी इसमें प्लेटो जो है निरंकुशता को और सर्वसत्तावाद को इसमें ठीक कहता है, यानी ये सही है। और प्लेटो लोकतंत्र विरोधी, परिवर्तन विरोधी और खुले समाज का विरोधी है। इसको आप लोग मोस्ट इम्पॉर्टेंट समझिएगा, क्योंकि ये क्वेश्चन अक्सर एग्जाम में देखने को मिलता है। अब हम देखेंगे प्लेटो ने बंद प्रणाली का समर्थन किया है। मैक्सी कहता है प्लेटो फर्स्ट यूटोपियन था। और हन्ना आरेंट, ये भी इम्पॉर्टेंट है, इसको भी देख लीजिएगा। हन्ना आरेंट क्या कहती हैं? प्लेटो फांसीवाद का दार्शनिक प्रेरक है। इसी क्रम में हमारा वीडियो समाप्त होता है। प्लीज़ हमारे चैनल को शेयर और सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।